बात अठन्नी की। ठीक है, अब बात अठन्नी की जो कहानी हमने पढ़ी थी, उस कहानी में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि दो दोस्तों की कहानी थी कि उन दो दोस्तों के नाम क्या थे? रमजान और रसीला। रमजान और रसीला। हाँ, रमजान और रसीला। ये एक ऐसी कहानी थी जिसके अंदर रिश्वत लेने वालों के खिलाफ, जो खिलाफ आप नहीं बोल सकते, लेकिन जो रिश्वत लेते हैं लोग, उनके जीवन के बारे में बताया था कि जो रसीला है उसने सिर्फ एक बार ही 98 पैसे जो 5 रुपए में से निकाले थे, लेकिन उसे क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। और जो हमेशा रिश्वत लेते थे, कौन कौन रिश्वत लेता था हमेशा? इंजीनियर बाबू इंजीनियर बाबू और शेख सलीमुद्दीन। और शेख सलीमुद्दीन। वेरी गुड। इंजीनियर बाबू और शेख सलीमुद्दीन, जो कि ये थे, वकील थे, मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, तो ये दोनों की ये कहानी थी कि जो दो दोस्त, मतलब रसीला और रमजान, जो दोनों वहां पर नौकर थे इंजीनियर बाबू और मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर। ठीक है, और ये कथा हमने पढ़ी। मैंने आपसे कहा था कि इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो मैं आपको देने वाली हूँ। आपको एक बार लिखकर उसे देखना है कि उत्तर आपको कैसे आते हैं। आप उसमें से किताब की मदद लीजिए या आपको पहले नोट्स मिले हैं उसकी मदद ली तो भी चलेगा। लेकिन अभी क्या करना है, जो मैं प्रश्न आपको भेजने वाली हूँ वो प्रश्न एक बार आप कोशिश कीजिए कि आप उसे अपने मन से लिख सकते हैं क्या। गलत हो गए तो कोई बात नहीं, मैं हूं, आप मुझे डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हो या सर के थ्रू भी आप उसके जवाब मेरे तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर है ही अपने ग्रुप पर। आप चाहे तो मुझे डायरेक्टली मैं व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज रिटर्न करके क्लिक करके आपने भेज दिया तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन लिखने की कोशिश कीजिए, जितना आप उसे पढ़ के लिख के उत्तर देने की कोशिश करें उतना कोशिश करिए, क्योंकि उसका फायदा आपको क्या होने वाला है कि मुझे ये समझ में आएगा कि आपको किस हद तक वो बात समझ में आई है। ठीक है, कि कहाँ तक वो आपको बात समझ में आई है और उसके उत्तर आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जब तक हम सामने सामने नहीं मिलते हैं तब तक मैं ये नहीं जान पाऊंगी कि आप कितना लिख पा रहे हैं, आपको कितना लिखने आता है। अभी तक कुछ बच्चों से मैं मिल चुकी हूँ और कुछ को मैं नहीं जानती। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपको प्रश्न भेजने वाली हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपने मुझे बताना है। ठीक है, आज भी हम लोग देखिए व्याकरण का भाग में आज करने वाले थे, लेकिन आज थोड़ा नेटवर्क का बहुत ज्यादा हमारे एक्चुअली पूरा एरिया में ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम लोग काकी पाठ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलेगा आपको? काकी पाठ पढ़ा तो चलेगा? यस मैम। यस यस मैम। मैम। आज हम लोग काकी पाठ पढ़ लेते हैं। मैं जीवन परिचय और सिर्फ इसका ब्रीफिंग करूंगी। हमेशा की तरह पाठ का एक एक पैराग्राफ आप लोगों को खुद पढ़ना है। अब मैं नाम नहीं पुकारूंगी, एक रुक जाएगा, मैंने समझा बोला रुक जाइए तो रुक जाइए, फिर मैं समझाऊंगी, फिर दूसरा कंटिन्यू करेगा। शर्माने की, हिचकने की कोई बात नहीं है। अगर आपको पढ़ने में परेशानी भी आती है तो बेटा ये पढ़ाने का कारण यही है कि आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं काकी। ओके, देखिए, सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना है काकी। सियाराम शरण का जन्म झांसी के निकट चीरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। देखिए, इनका जन्म 1895 में हुआ था। और जो आपने मैथिली शरण गुप्त का कभी नाम सुना होगा, जिनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है, जो कि राष्ट्रकवि के नाम से काफी प्रसिद्ध जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये उनके भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेमी, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। अब विश्व प्रेम मतलब सभी देशों में, सभी बोलते ना, अभी सारे देश हम से हमारा भाईचारा है, सबसे मिले हैं, मतलब सभी से हम प्रेम से भाव से रहते हैं। बोलते ना ये देश हमारी मदद के लिए आगे आया। अभी देखिए, अपने कल परसों का एक समाचार है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने, वो हमारी मदद के लिए आगे आए। जापान के हमारी मदद के लिए आ गया, इजराइल के हमारी मदद के लिए आ गए। ऐसे कई देश हैं जो कि हमारी मदद के लिए अभी इस समय में आगे आए हैं। आगे आए मतलब कोई इंजेक्शन भेजने को तैयार है, कोई दवाई भेजने को तैयार है, कोई ऑक्सीजन देने को तैयार है। तो ये विश्व शांति स्थापना की जो बोलते ना कि उसका ही ये एक उदाहरण है कि अगर हमारे संबंध आस पड़ोस में अच्छे रहते हैं, जैसे हम पड़ोसियों से बना के रखते हैं ना कि कभी भी किसी परेशानी में वो हमारी मदद के लिए आ सकते हैं, उसी तरह से हमें पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जो देश है, उनसे भी अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते हैं।
विश्व शांति मतलब पूरे विश्व में जो शांति रहती है, मतलब कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई बमबारी नहीं, कुछ नहीं। सत्य और अहिंसा। हिंसा मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? वॉयलेंस, हाँ, अब इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताइए। वायलेंस को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताइए मारपीट, पार्थ। अन्याय अत्याचार करना मतलब हिंसा करना। और अहिंसा मतलब क्या होता है, नॉन वॉयलेंस, बताइए। शांति। शांति से, हाँ जी, शांति से, प्रेम से कोई भी बात सॉर्ट आउट करना, बराबर। जैसे आप जानते हैं कि गांधी जी और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सैनिक थे, क्रांतिकारी, है ना, गांधी जी कौन थे, वो अहिंसावादी थे। वो सत्याग्रह कर कर और बात कर कर या अच्छे से समझदारी से उन विषयों को सॉल्व करते थे, और उसी तरह से वो आजादी चाहते थे। लेकिन जो क्रांतिकारी थे वो कैसे थे, अगर किसी ने अपने पे अत्याचार किया, अन्याय किया हिंदुस्तानियों पर, तो वो उसे गोली से उड़ा दिया करते थे, वो बम फेंका करते थे, वो नारे लगाते थे, वो दंगे फसाद करते थे, ताकि आजादी हमें आसानी से मिले और अंग्रेज उनसे डर जाए। इन दोनों की मदद से। अब जो कि क्रांतिकारियों में जो हिंसावादी क्रांतिकारी थे, वो कौन थे, जैसे कि आपने नाम सुना है, भगत सिंह, राजगुरु, आजाद, बराबर। ऐसे कई लोग थे जो कि जो क्रांतिकारी थे, और वो सब हिंसावादी थे। लेकिन नेहरू जी, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री या और उनसे जितने भी मंत्री परिषद में थे जो कि गांधी जी को सपोर्ट करते थे, वे सारे अहिंसावादी थे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आजीवन प्रभावित किया है, कि ये जो चीजें अपने आसपास घूमती रही, वो लेखक को उसने बहुत प्रभावित किया है। कि लेखक कहते हैं कि हमेशा अपने आसपास शांति का माहौल, भाईचारा और प्रेम, अगर वो हमारे आसपास है तो हमारा देश सशक्त बनता है। सशक्त मतलब मजबूत बनता है। आप सोचिए, अगर दिन भर अपने घर में लड़ाई झगड़े या परेशानियां होती रहेंगी, तो हम मेंटली फिजिकली कैसे प्रॉपर डेवलप होंगे, बराबर है ना। इसलिए शांति, प्रेम और सद्भावना, ये एक साथ होना एक जगह पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आगे वो कहते हैं कि इनके साहित्य में दरिद्रता, दरिद्रता क्या होती है, बता सकते हैं आप? दरिद्रता, गरीबी। गरीबी। गरीबी, उसके बाद कुरीतियां, गलत रीतियां, कौन सी रीतियां बेटा, गलत तो कौन सी? क्राइम। मैं कुरीतियों की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा गलत रीतियां, तो मैं मान, ठीक है आपने कहा, मैंने मान लिया, लेकिन कौन सी रीति, कौन सी रीतियां, क्या कुरीतियां क्या होती है? मैम रियल मीनिंग क्या है? पार्थ, कुरीति का अर्थ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कुरीतियां क्या होती है, ये मैंने लास्ट ईयर बताया था आप लोगों को। नहीं याद मैम। किसी को भी नहीं पता? हमारे समाज में ऐसी वो बहुत सी कुरीतियां हैं। हाँ जी, नहीं पता। अब मैं बताऊंगी ना तो सबको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए, कुरीतियां मतलब वो रीति रिवाज जो कि अच्छे नहीं माने जाते और जिनसे सामने वाले को तकलीफ होती है, जिनसे परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? बोलते ना, अरे रीत भात कुछ पता है कि नहीं तुम्हें, ऐसे कहा जाता है ना। जैसे अपने रिचुअल्स हुए, जैसे अपने संस्कार जो हमको बचपन में दिए जाते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे रिवाज जो हमको परेशानियां उत्पन्न करते हैं, उसे कुरीतियां कहा जाता है। जैसे कि सती, सती प्रथा हाँ जी, सती, चाइल्ड मैरिज, वो सब। हाँ जी। उसके बाद में विधवा, जिसको कहते हैं कि सती प्रथा थी। उसके बाद में दहेज प्रथा है, बराबर ना। आप लोग दहेज प्रथा को सपोर्ट करते हो? हम्म नो मैम, नो मैम। हम्म। नो मैम। तो ये भी कुरीति हुई, बराबर। जिससे सामने वाला परेशान, आपने सुना है ना, दहेज नहीं दिया तो उसको जला के मार दिया, लड़की ने आत्महत्या कर ली, घर ससुराल वालों ने ये मांग करी थी। दहेज
एक लड़की को अपने मायके से दिए हुए ऐसे तोहफे होते हैं जो कि उसके सुख सुविधा के लिए उसके माँ बाप उसे देते हैं, लेकिन लोगों ने उसे एक बोलते हैं ना अधिकार समझ लिया कि लड़की आएगी ससुर मायके से ससुराल तो वो बहुत सारा पैसा और गिफ्ट्स लेकर आएगी और उसको लाना ही पड़ेगा। ये ऐसा हमारे जो बोलते हैं ना हमारे समाज ने ये नियम लाद दिया, जिसकी वजह से हर माँ बाप, लड़की वाले माँ बाप बहुत सफर करते हैं कि ये करना पड़ेगा, बेटी की शादी में ऐसा करने पड़ेगा, जिसकी वजह से लड़कियां परेशान होकर या तो आत्महत्या करती हैं या मार दी जाती हैं। बराबर। तो यही एक कुरीति रिवाज के अंतर्गत माना जाता है। दहेज प्रथा हुई, सती प्रथा भी आपको पता होगी कि पहले के जमाने में अगर किसी अपने पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री को उस पति के साथ उसी जो है जहां उसकी लाश जलाई जाती है उसी पर रखकर जिंदा जला दिया जाता था। तो ये भी था सती प्रथा। हालांकि वो खुशी खुशी जाती थी कि अब मेरा क्या जीवन है, क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा कर दिया जाता था कि वो सोचती नहीं थी कि मेरे पीछे क्या होगा औरों का, लेकिन वो ऐसे करते थे। और भी कई ऐसे रीति रिवाज है, अलग अलग समाज के अपने अलग अलग रिवाज हैं जहां पर जिसका सामना हमको करना पड़ता है, और स्त्री आज भी कोई भी हो उसका सामना आज भी कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है दरिद्रता कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है, मतलब इन्होंने उनके इसके खिलाफ आवाज उठाई है, समाज को जागृत करने की कोशिश की है। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में जरूर ये पढ़ा होगा। लास्ट 10th ये साल भी पढ़ने मिलेगा आपको हिस्ट्री में, और लास्ट ईयर भी था। है मैम, है इसी मैम। साल है। हाँ जी बिल्कुल होगा कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या कार्य किए। स्त्री शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, उन्हें लड़कियों को पढ़ाने के लिए अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं तो सिर्फ लड़कों को घर पे पढ़ा दिया जाता था या पाठशाला में बुलाया जाता था, लेकिन बाद में लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। फिर आपके क्या है ये, हमारे महाराष्ट्र से कौन है जो जिन्होंने आवाज उठाई थी शिक्षण के बाल लिए? गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर नहीं, ज्योतिबा फुले और ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने आवाज उठाई थी शिक्षा के लिए। बराबर कि स्त्री शिक्षा होना बहुत जरूरी है। आज उन्हीं की बदौलत मैं एक एज ए फीमेल टीचर आपको पढ़ा रही हूँ, और यहाँ पर जितनी सारी लड़कियां मौजूद हैं ये भी उन्हीं की बदौलत आज मुझे सुन रही है और पढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद है गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया, और ऐसे ही इन्हें अलग अलग सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। अब देखिए ध्यान इस बात को आपको रखना है कि 1963 1963 मतलब इनका जन्म हुआ था 1895 में और मृत्यु हो गई 1963 में। तो ये जो दरमियान उनका लिखने का जो टाइम पीरियड था वो आजादी के आसपास का था। आजादी कब हुई थी? 1947 में। उस दरमियान ये अपनी कहानी रचना लिख रहे थे, और आपको हमेशा पढ़ते वक्त उस जमाने का अपने दिमाग में रखना। मैं हमेशा आपको लेखक की जन्म और मृत्यु का टाइम पीरियड क्यों बताती हूँ, उसका रीजन ये है कि आप इससे ये आपको ज्ञात हो जाए कि जब हम उसको कथा को पढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे से वाक्य, उसमें रुपए की कीमत, उसमें उस समय का माहौल, उस समय की पारिवारिक जो परिस्थितियां थी, ये सारे की सारी आपको ध्यान में रखना है। बोलते ना इस केस का मद्देनजर रखते हुए, मतलब हर चीज को स्टडी करने के बाद एट द एंड हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये कथा में क्या था। तो कोई भी कथा पढ़ते समय लेखक कहाँ से है, लेखक ने किस समय में किस काल में ये कहानी लिखी है, तब आपको वो कहानी पढ़ने में समझ में भी आएगी और मजा भी आएगा। नहीं तो हम सोचते हैं कि अठन्नी के लिए 4 रुपए के लिए 1 रुपए के लिए इतने फसाद हुए, तो अरे वो टाइम में उस पैसे की बहुत ज्यादा और उतनी वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काकी गुप्ता जी की जो भाषा थी वो सरल, सहज और व्यवहारिक है। सरल मतलब सिंपल है, सहज मतलब आपको आराम से समझ में आने वाली, और व्यवहारिक मतलब बड़ी प्रैक्टिकल सी थी कि आप बोलते हैं जो भी था वो सामने सामने साफ साफ उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ओके, अब यहाँ आती है कि काकी क्या है। काकी देखिए, काकी जो है वो एक बाल मनोवैज्ञानिक, जो बच्चों की जो मानसिकता होती है ना, बाल मनोविज्ञान मतलब जो चाइल्ड है वो साइकोलॉजी, जो चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी होती है वो कैसी होती है। अभी तो आप काफी बड़े हैं, टीनेजर हैं, मतलब ना अभी आप छोटे बेबी में आते हैं, टॉडलर्स में आते हैं, ना आप यंग में आते हैं, अभी आप मिडिल एज में हैं।
मतलब आप टीनेजर हैं, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़े से और छोटे थे, ठीक, तब आपकी मानसिकता कैसी थी? क्या आपको पता था? कई बार आपको ऐसे झूठ, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, आप जान लीजिए आपकी जगह छोटे बच्चा है, तो आप उसको कैसे बोलते हैं, वहां पे से वो रात को ऐसे नहीं करेगा तो भूत आएगा, देख कैसी आवाजें आ रही है, या फिर अभी ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, अपन उसको बहलाते हैं झूठी झूठी बातें करके कि देख मेरे हाथ में छोटा सा, बोलते हैं ना छोटा सा पक्षी है, या ऐसे कुछ भी चिढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चा मान जाता है। अगर मैं आपको बोलूंगी देखो देखो मेरे हाथ में पक्षी है, तो आप मानोगे क्या? क्या मैम, अभी तो आप यहाँ बैठे थे, कहाँ से पक्षी आ गए यहाँ पे? मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि आप सज्ञानी हो, आपको सारा की सारा ज्ञान, आपकी अकल बुद्धि अब काम करती है। लेकिन छोटे बच्चों को बहलाया फुसलाया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो वो उनकी मानसिकता की स्टडी करनी है कि छोटा बच्चा किस बुद्धि में रहता है और उसका क्या विचार रहता है, ठीक है। बच्चों की एक सकारात्मक सोच गंभीर से गंभीर समस्या का मासूम सा हल ढूंढ लेती है। बच्चों की साइकोलॉजी कैसी होती है? अरे वो ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसको ऐसा कर दो, ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा कर दे, ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब छोटे छोटे चीजें हैं जिसके द्वारा वो बच्चा अपना दिमाग लगाता है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। और जो ये जो कहानी है इसमें ऐसे है कि बाल सुलभ सोच को प्रदर्शित करना और अपनी सोच के अनुसार उसका, बच्चे का जो खालीपन है वो किस तरह से भरता है। यहाँ पे जो काकी कहानी है इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसमें उसकी माँ का देहांत हो गया है, और उसकी माँ का जो देहांत होना, देहांत, निधन, मृत्यु, ये तीनों शब्द एक है, इसका मतलब होता है मर जाना। बोलते ना डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए, ऑफ हो गए, वैसे ही देहांत, मृत्यु और निधन। अब मैंने कहा मृत्यु हो गई तो मर गए हैं जो अनजान व्यक्ति है, मैंने कहा उनका निधन हो गया है तो आप समझ जाएंगे कोई करीबी व्यक्ति हो, मैंने कहा देहांत हो गया है तो आप फिर समझ जाएंगे कि कोई जान पहचान वाला व्यक्ति गया है। तो शब्दों का झोल है, पर्यायवाची शब्द है मृत्यु के, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है छोटे बच्चे की कहानी है जिसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, और घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी माँ किसके पास चली गई है? राम के पास चली गई है। अब राम के पास गई है तो राम किधर रहते हैं? आसमान में रहते हैं। आपको पता है भगवान कहाँ है, किधर है? आसमान में रहते हैं। फिर नीचे क्यों नहीं आते? फिर नीचे कैसे लाएं? तो वो बच्चा अपना कैसे दिमाग लगाता है इस कहानी के द्वारा आपको पता पड़ेगा। कहानी का शीर्षक है काकी, सिया शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना। चलिए पहला पैराग्राफ, ठीक है, पार्थ आप पढ़िए। यस मैम। काकी, उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। हाँ, रुक जाइए। काकी कहानी की शुरुआत है कि उस दिन सवेरे शामू की नींद खुली। अब शामू का नाम याद रखिए, शामू वो बच्चा है जिसके ऊपर ये पूरी कहानी लिखी गई है। शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा है। कोहराम मचना मतलब रोना, कलपना, चिल्लाना जोर जोर से। उसकी माँ है वो नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है, मतलब जो उसकी माँ थी वो एक बोलते हैं ऊपर एक कंबल का सॉरी ऊपर एक कपड़ा ओढ़े, मतलब उसकी माँ ऐसे कंबल पे, कंबल मतलब ब्लैंकेट होता है जो ब्राउन कलर का जो ब्लैंकेट होते हैं ना कड़क वाले रफ से, उसे कंबल कहा जाता है। ये आपके सॉफ्ट ब्लैंकेट नहीं, वो जो रफ से ब्लैंकेट आते हैं ब्राउन से ब्लैक से, याद है आपको? यस कभी मैम। देखा है आपने? हाँ मिस। हाँ, ऐसे रफ ब्लैंकेट आते हैं वो जो वूल से बनते हैं, किसकी? शिप की वूल से बनते हैं। वो जो रहते हैं रफ से ब्लैंकेट उसे कंबल कहा जाता है। वो कंबल बिछाया हुआ है जो उसकी माँ की डेड बॉडी है, मतलब उनकी जो शरीर है वो उसके ऊपर सा रखा हुआ है और उस पर कपड़ा ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ी है। घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, और घर के सारे लोग उसके आसपास बैठे हुए हैं और बड़े करुण, करुण मतलब बड़ा दया भाव से विलाप करना। विलाप करने का मतलब होता है रोना और ऐसे दुख मनाना, शोक मनाना। जी हाँ, पढ़िए आगे। यस मैम। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठा कर ले जाने लगे तो तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया।
लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। देखिए, अब उन्हें जब उसे उठाकर ले जाने लगे थे शमशान के लिए, तब वो उसने बहुत उपद्रव मचाया। उपद्रव मचाया, बट ऑब्वियस है उस बच्चे की माँ जब सोई पड़ी है तो उस बच्चे को पता नहीं कि वो मर गई है। लेकिन जब जब उसे ले जाने वाले थे तो वो किस तरह से रोता है, चीखता है। उपद्रव मचाना मतलब वो खींच रहा होगा, रो रहा होगा, माँ को पकड़ रहा होगा कि इन्हें मत लेकर जाइए। और वो लोगों के हाथ से छूट कर उमा पर, अब उसकी जो माँ का नाम है, शामू की माँ का नाम है उमा, ठीक है। और यहाँ काकी क्यों कहा गया है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पहले के जमाने में जो जैसे ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब ज्वाइंट फैमिली में जो बड़े बच्चे अपने छोटों को बोलते हैं, वही छोटे भाई बहन भी उन्हीं को ऐसे बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके नाना नानी को कोई काका बोलता है, कोई आप लोग में से कोई पापा बोलता है, कोई अन्ना बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं, या अपने मामा को आप कुछ और बोलते हो, बराबर है ना। जरूरी नहीं दादा को दादाजी और दादी को दादी जी बोलते होंगे, अम्मा, आई, काकी, बड़ी मम्मी, जो जैसा फैमिली होता है। जो बच्चा क्या देखता है कि जो बड़े वाले जो उनको बोलते हैं ना, वही छोटे बच्चे भी उन्हीं को ऐसा ही बोलते हैं। तो उसके जो बड़े पापा के बच्चे थे वो काकी को काकी बोलते थे, क्योंकि वो उनकी काकी थी, इसलिए ये भी उनको बचपन से देख देख के काकी बोलता था। आई बात समझ में? इसीलिए उसने अपनी माँ को यहाँ पर काकी संबोधित किया है। यह हमेशा बच्चों को प्रश्न खड़ा होता है कि वो अपनी माँ को काकी क्यों बोलता है। तो काकी इसलिए बोलता है क्योंकि जो बड़ घर के बड़े बच्चे दूसरों को बोलते हैं, वही छोटे बच्चे भी उनको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह से उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा। आगे पढ़िए। मिस हाँ जी। मिस आपको एक चीज बोलना था मिस। सर मिस, हमारे जो स्कूल में जो सर है ना, यादव सर, जो हमें हिंदी हाँ पढ़ाते जी। हैं, जी। मिस उन्होंने बोला कि इस बार काकी नहीं है हमें। हाँ मैम। हाँ मिस, पोर्शन से निकाल दी है। कौन से स्कूल को बोला है? रायन। 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 आपको बोला है? अभी अभी बोला है? इस साल बोला? हाँ यस मैम। मैम। हाँ मिस। अच्छा, क्योंकि विजडम और प्रवशी को ऐसा कुछ नहीं बोला है। देखते हैं, या फिर ईशान एक काम करते हैं, अगर आप नहीं चाहते पढ़ना तो इसे नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखिए एक स्कूल नहीं बोलता और बाकी के 4 स्कूल हाँ बोलते, तो फिर हमने क्या समझना चाहिए, ऐसा भी है ना। क्योंकि मुझे सिर्फ नए सर्कुलर और नए सिलेबस के हिसाब से मेरी जितनी जानकारी है, या मैंने जितना पूछा, तो मैंने आपको बताया था अपना अपना भाग्य और जामुन का पेड़, ये नहीं रखा गया था। कब? अभी पिछले साल उसको हटा ही दिया गया, अभी वो आगे साल भी आपको नहीं आएगा। लेकिन अभी सिलेबस शॉर्ट किया था कोविड के टाइम, जो सिलेबस अभी बनाया था लास्ट ईयर का, तब काकी उन्होंने शायद किसी किसी स्कूल में छोड़ दिया था, ठीक है। तो पेपर ही नहीं बने तो हम कैसे बताएं कि क्या छोड़ा था क्या नहीं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर हम नहीं पढ़ते हैं, मुझे पहले ही बोले होते तो चला होता। मैम नहीं तो सेफ आप साइड लोग पे रहने ऐसा के लिए चाहते पढ़ हैं लेते हैं ना। क्योंकि मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए कि एक छोटी सी बेटा 2 पेजेस की कहानी है, ज्यादा डिटेल करती नहीं हूं मैं, लेकिन अगर समझी इनके क्या बदलाव आते हैं और कभी आ गई तो आप क्या करोगे? क्या मैम लगता है आपको? पढ़ते आप हैं। लोग बोलिए, मेरे मुझे कोई परेशानी। ईशान, हाँ मिस। क्या करना है ईशान? मिस पढ़ाइए मिस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा आपने सही बोला, अगर आ गया तो फिर क्योंकि देखिए ना प्रॉब्लम ईशान, नहीं आपका है। स्कूल नहीं बोलता है, लेकिन दूसरे स्कूल ने तो उसको कंटिन्यू रखा है, फिर क्या करूं? ऐसा, ठीक है ना। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मैं पढ़ा देती हूँ फटाफट में, मतलब एक तुमको रीडिंग भी हो जाएगा, मतलब एक ये ध्यान में भी आ जाएगी वो कहानी कैसी है, और खत्म भी हो जाएगी, एक ही पेज की है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके मिस। हाँ, लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाल रही थी। दाह संस्कार आप समझते? दाह संस्कार मतलब जो मृत्यु होने के बाद में जो रिचुअल, जो नियम पाले जाते हैं, शमशान भूमि तक ले जाकर वहां पर उन्हें अग्नि दी जाती है, उसे कहा जाता है दाह संस्कार। तो उसकी विधि वहां होती है, तो उसे वहां नहीं भेजा जाता।
वो अपने घर पे एक नौकरानी के पास ही है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक नहीं छिपा जा सकता। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सके कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। ठीक है। अब बड़े लोगों ने तो उसको बोला कि अरे तेरी मम्मी काकी आ जाएगी, वो अपने मामा के मतलब तेरे मामा के घर गई है, मतलब अपने भाई के घर गई है। लेकिन घर में तो बातें होती हैं, और घर में बात होती तो जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो तो कान लगा के सुनते रहते हैं कि क्या बातें हो रही है। तो उन्होंने क्या सुन लिया कि उसकी माँ कहाँ गई है, राम के घर। ऐसे कहा जाता है हमारे धर्म में कि मृत्यु के बाद बोलते ना, कहा राम के घर चले गए, मतलब आसमान में भगवान के घर। मृत्यु के बाद इंसान भगवान के घर चला जाता है। काकी के कई दिन काकी के कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। मतलब बहुत दिन तक वो रोया अपनी माँ के लिए, धीरे धीरे उसका रोना तो शांत हो गया, लेकिन शोक मतलब जो उसकी तकलीफ थी उसके मन से वो दुख जा ही नहीं रहा था। वर्षा के अनंतर तक, मतलब उसके 1 साल के बाद 1-2 दिन में ही, वर्षा के अनंतर मतलब बारिश के 1-2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। जिस तरह से बारिश होती है ना, तो बारिश होने के बाद में ऊपर का पानी तो आप बोलते हो अरे सूख गया, उड़ गया, लेकिन अंदर जो ह्यूमिडिटी, जो बोलते हैं ना कि उमस, एक आर्द्रता जिसको बोलते हैं कि एक मॉइस्चर जो अंदर रह जाता है मिट्टी में, उस बारिश के बाद ऊपर तो सूखा लगेगा, लेकिन कभी मिट्टी खोद के देखो तो वो मिट्टी आपको गीली गीली सी महसूस होगी। तो वैसे ही इंसान का मन होता है कि भले ऊपर से वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मन के किसी कोने में वो किसी व्यक्ति के जाने की तकलीफ हमेशा उसके हृदय में वैसे ही रहती है। तो यहाँ भी वैसे ही बताया गया है कि वो समझ, उसको लगा था कि चले गए, तो उसने ऊपर से दिखा, मतलब वैसे रहना तो नॉर्मल हो गया था वो, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं उसको था कि मेरी माँ भगवान के पास गई है, इसलिए वो बार बार आसमान में शून्य होकर मतलब एक टक ऐसे देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब विश्वेश्वर कौन है? उसके पिताजी। उनके पास जाके बोलता है, काका मुझे एक पतंग दिला दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अन्य मनस्क मतलब जिसका मन कहीं भी नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे डिस्टर्ब से। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से वहां कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब मुझे बिल्कुल कब मिले वो, इसकी इतनी जल्दी थी कि मुझे वो पतंग कब मिल जाएगी। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा, ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करते हुए तुरंत वहां से भाग गया। अब पिताजी ने तो पतंग लाकर दी नहीं, तब उसने क्या किया, उनके स्टूल पे चढ़ा, कोट टंगी हुई थी, उसमें चढ़ता है, उस जेब में हाथ डालता है, उसको एक 25 पैसे, चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसा, जो करेंसी, जो पैसा अभी बंद हो चुका है, अभी नहीं मिलता। सुखिया दासी का लड़का भोला रामू का समवयस्क था। समवयस्क मतलब होना सेम एज का। जो उनकी दासी थी, उनके काम करती थी सुखिया, उसका बेटा था भोला, वो शामू के हमउम्र था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इससे टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए, 2 बच्चों की बुद्धि है। एक बच्चे ने अंदाजा लगाया कि पतंग जब आसमान तक उड़ती उड़ती जाएगी, बोलते हैं ना आसमान में भगवान रहते हैं, तो उसका दिमाग क्या था कि पतंग उड़ते उड़ते बादलों तक, आसमान तक जाएगी, फिर मेरी माँ उस पर मेरा अपना नाम पड़ेगी और उसको पकड़ के वो जमीन पर आ जाएगी। ये एक बच्चे की बुद्धि थी। अब ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन ये छोटा बच्चा कुछ जानता तो था नहीं,
तो उसने ऐसा किया। लेकिन उससे थोड़ा सा होशियार था दूसरा था, वो बोलता है अरे यार इतनी पतली रस्सी है वो तो टूट जाएगी, इसकी जगह तुझे मोटा रस्सा देना पड़ेगा। अब आप तो जानते हैं पतंग की का मांझा कितना पतला होता है, वो तो टूट जाएगा। हालांकि उसके लिए क्या लगेगा, रस्सी। और आप ये भी, अब आप समझदार हैं तो आप जानते हैं कि रस्सी से कोई पतंग कभी उड़ी है क्या, नहीं उड़ सकती। और अगर उड़ भी जाएगी तो रस्सी कोई इतना ऊंचा जाएगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये बच्चों की मानसिकता का संवाद है, मतलब ये चाइल्ड साइकोलॉजी, एक बच्चे की मानसिकता कि वो क्या सोचता है। ठीक है, अब बात आती है कि शामू गंभीर हो गया, वो बड़ा सीरियस हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनाई है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामों को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब दाम नहीं होना मतलब उसके पास तो पैसे थे नहीं, और घर वाले तो पैसे देने वाले हैं नहीं। अब क्या करें, इस सोच में वो रात भर सोया ही नहीं। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। जैसे 25 पैसे चुराए थे ना, बिना पूछे पैसे निकालना मतलब चोरी होती है। जैसे पैसा, जैसे 25 पैसे निकाला था पहली बार, वैसे अभी 1 रुपया निकाला है। और वो जमाने में 1 रुपये को कितना वैल्यू था। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी। जवाहर भैया से मैं एक कागज का पर काकी लिखवा रखूंगा। जवाहर उसका कजिन था, वो बोलता है कि मैं जवाहर भैया से कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। ठीक है। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल होना मतलब बहुत खुश होना। अब उसको लगा चलो पतंग आ गई, नाम आ गया, अब रस्सी भी आ गई है, चलो अब बांधो और उड़ा देंगे, मतलब माँ आ जाएगी। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। अकस्मात मतलब अचानक। शुभ कार्य जहां एक्सक्यूज मी, शुभ कार्य वहां चल रहा था, उसमें विघ्न पड़ना मतलब कि बोलते हैं अच्छे कार्य में कोई गड़बड़ हो जाना। उसी तरह से उग्र रूप मतलब बड़े गुस्से में विश्वेश्वर वहां अंदर आते हैं। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर एक डांट में मुखबिर हो गया। भोला डर गया और एक बार में उसने सब कुछ सच सच बताना सोच लिया। मुखबिर होना मतलब भेद खोलने वाला। बोलते हैं ना कि आपने कभी डायलॉग सुनोगे पिक्चर में कि अरे वो सरकारी मुखबिर बनने के लिए तैयार हैं, मतलब वो गवर्नमेंट जो वकील हैं उनको, जो कि बोलते हैं कि गुनहगार जो लोग रहते हैं वो भी गुनहगार होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की मदद करने के लिए तैयार होता है कि नहीं मैं आपको सब सच 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 बता दूंगा कि हमारे कौन कौन से अड्डे हैं, हम कहाँ कहाँ से स्मगलिंग करते हैं, हमने कहाँ चोरी की, हमने कहाँ खून किया, तो मेरी सजा कम करवा दीजिए या मुझे माफी दिलवा दीजिए। तो वैसे ही मुखबिर कि डर के मारे वो मुखबिर बनने को तैयार हो गया था कि क्या क्या हुआ था ये सब कुछ वो विश्वेश्वर को बताने के लिए तैयार हो गया था। शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। विश्वेश्वर ने उसे 2-4 तमाचे जड़ना मतलब चाटे मारे, उसका कान मरोड़ा और उसकी पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते हैं इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हत बुद्धि होना मतलब उन्हें कुछ भी नहीं सूझा कि ये क्या हो गया, मतलब कुछ जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना, उसे हद बुद्धि कहते हैं। मतलब एकदम हम बोलते हैं ना फ्रीज हो जाना, या एकदम बिल्कुल कैसे आप बोलते हैं ना कि पॉज में आ गए या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल वैसे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। समझे आप? देखा जाए कभी शांत में एकांत में अकेले में, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो बड़े मन को हृदय को बोलते हैं ना कि विचलित करने वाली कथा थी कि एक छोटे बच्चे की एक सोच थी कि उसकी माँ का देहांत हो गया था, वो अपनी माँ को वापस लाना चाहता था, इसलिए वो ये सब काम करता है। काफी छोटे तरीके से, बहुत आसानी से, और एक छोटी सी कविता में कवि ने बहुत मार्मिक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया है काकी। मेरे हिसाब से कई बच्चों को ये कहानी पसंद भी आई होगी। पसंद आई किसी को? यस मैम।
अब मैम ने पूछा है तो बोलना तो पड़ेगा, हाँ पसंद आई। ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक मनोविज्ञान की बात है, कि बच्चों की सोच की बात है इस कहानी में, कि किस तरह से वो बच्चा अपनी माँ को लाने के लिए प्रयत्न करता है। हालांकि ये सब प्रयत्न किसी काम के नहीं थे, लेकिन छोटे बच्चे, इसलिए तो वो बच्चा है क्योंकि वो इतना हमारे तरह ज्यादा समझदारी की बातें नहीं समझ सकता। ठीक है, एक सेफ साइड, अगर नहीं भी आनी है तो कोई बात नहीं है, एक सेफ साइड करके हमने अगर इसको पढ़ भी लिया तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो इसे ईशान समझ में आई कहानी? हाँ मिस। और कौन कौन है यहाँ पे? एक्चुअली आज मेरा लैपटॉप नहीं है, मैं फोन पर हूँ, तो मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखते हैं। जी हाँ, आदर्श, देवश्री, अनन्या, हसीन, आदि, दिया, गरिमा, समझ में आई कहानी बेटा? हाँ मिस। हाँ मिस। गुड। सिर्फ याद रखिए अपनी एक सेकंड मेमोरी में कि हाँ हमने ये काकी पढ़ी थी और एक छोटे बच्चे की कथा थी। ठीक है, यस मैम। अब देखिए अगला जो हम लोग लेंगे, मैं आज तो नहीं लूंगी वो, क्योंकि अब एक टाइम में मैं एक ही कथा पढ़ाती हूँ, ज्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आप लोगों को पढ़नी होती है। हम अगली जो कथा लेंगे वो यशपाल की कथा लेंगे। किसकी कथा लेंगे? यशपाल की। और उस कथा का नाम होगा महायज्ञ का पुरस्कार। ठीक है, कौन सी कथा लेंगे? महायज्ञ का पुरस्कार। हालांकि ये सभी कथाएं आप पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी है, लेकिन 10वीं के अभ्यासक्रम के अनुसार इसे दोबारा पढ़ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, या तो हम ये कहानी लेंगे या हम व्याकरण का कोई भाग वापस से शुरू करेंगे। ठीक है, अब यशपाल लिखित रचना है। मैं यशपाल का जो जीवन परिचय है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ आने का नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। 1903 में इनका फिरोजपुर में जन्म हुआ था और काफी कुछ इन्होंने लिखा है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी भाषा, कि यशपाल की जो भाषा है ये अत्यंत प्रभावपूर्ण है, मतलब आपको बहुत ज्यादा असर कर जाएगी। सहज मतलब साधारण है, और व्यवहारिक जो हर कवि की भाषा होती है, लेखक की भाषा होती है व्यवहारिक, मतलब वो जो भी है वो काफी स्पष्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर परोपकार, कर्तव्य परायणता पर आधारित कहानी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। महायज्ञ, महायज्ञ देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ। ये एक पुरातन काल की कथा है। ये उस जमाने की कथा है जब हम सिर्फ भगवान और सिर्फ भगवान को ही माना करते थे। अभी हम वैज्ञानिक युग में हैं, तब इतना ज्यादा विज्ञान का हमारे यहाँ पर असर नहीं था। ठीक है, तब लोग सिर्फ पूजा पाठ करना, धर्म कर्म की बातें करना, और खाली अपने घर खेती करना, खाना बनाना, खाना खाना, अपना सिर्फ अपना कार्य करना, देश की सेवा करना। मतलब जो सिपाही होंगे वो राजा के अधीन अपने राज्य की रक्षा करते थे, किसान थे वो खेती करते थे, और जो व्यापारी थे वो छोटा मोटा वहीं की वहीं व्यापार करते थे। और इससे ज्यादा उनका जीवन कुछ था नहीं, ना कोई साइंस लैब थी, ना कोई मॉल था, ना कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, ना कोई स्कूल था। सिर्फ एक गुरुजी हुआ करते थे जो सिर्फ धर्म कर्म की बातें पढ़ाया करते थे, वो भी अपने गांव के एक मंदिर के गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे या किसी मंदिर के प्रांगण में। ये उस जमाने की बात है। ठीक है, अब उस जमाने में महायज्ञ कैसे होता था? तो यज्ञ करना तो आपने सुना होगा कि यज्ञ क्या होता है। जैसे कि हवन कुंड बनाया जाता है, आप लोगों ने नवरात्रि के दौरान देखा होगा, या फिर आप लोगों ने शादी में यज्ञ कुंड देखा होगा, या फिर जो कोई आप अपने अपने धर्म के अनुसार आपने यज्ञ कुंड देखा होगा कि वो यज्ञ कैसे होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ईंट से ऐसे कुंड बनाया जाता है, उसे बोलते हैं ना कि गाय के गोबर से लीप कर एक ऐसा सा, और ईंट लगाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें ईंट जमाते हैं, उस पे गाय के गोबर से लेप किया जाता है, फिर उसमें अग्नि कुंड बनाया जाता है। मतलब उसमें आग और अग्नि जलाई जाती है, और उसके बाद वहां पर उसे एक कुंड के द्वारा अग्नि जलाने के बाद में वो एक कुंड तैयार होता है। फिर वहां ऋषि मुनि घी से उसमें आहुति देते हैं, या आम की लकड़ियां डाल से उसको जलाया जाता है, फिर उसमें ऋषि मुनि घी की आहुति देते हैं, ऐसे करके वो एक यज्ञ कुंड कहा जाता है। और महायज्ञ मतलब जब आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो राजा अपने राज्य की सुख शांति के लिए
अच्छी सेहत के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, या फिर और उसके सारे दुख दर्द मिटाने के दृष्टि से जो यज्ञ करवाते थे उसे महायज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ पर महायज्ञ करवाने के लिए जो बताया गया है कि कुछ गुरुजी होते थे, जो कुछ गुरु होते थे, वो सब लोग क्या करते थे, महायज्ञ कराते थे। अब यहाँ ये बताया गया है कि महायज्ञ का पुरस्कार में, कहानी में महायज्ञ का क्या रोल है। जब शुरू में मैंने भी पढ़ा कि यहाँ महायज्ञ क्यों बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रश्न मुझे भी पड़ा था कि महायज्ञ क्या बताया। कोई बता सकता है आपको? आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है इसे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ महायज्ञ किसे कहा गया है? क्या अर्थ होता है महायज्ञ का? मिस कहानी में क्या? हाँ, मैं कहानी में ही पूछ रही हूँ शरण्या। महायज्ञ का अर्थ आपने क्या समझा है अभी तक इस कहानी में? मैम वो जो मिस सेठ कोई जी कुत्ते को रोटियां खिलाते हैं, तो वहां पे वो सेठानी बोलती है कि वो आपका महायज्ञ है। नहीं, मिस वो ठीक है बेटा, महायज्ञ काम है, लेकिन महायज्ञ वो किसे, देखिए वो महायज्ञ करवाते थे, सेठ जो थे वो क्या करते थे, महायज्ञ करवाते थे ना सेठ। यस मिस। हाँ, यज्ञ करवाते थे, तो कौन से यज्ञ करवाते थे और क्यों करवाते थे, आप मुझे बता सकते हैं? परेशानियों को मुक्त होने के लिए। परेशानियों से या जिससे जो भी तकलीफ होती थी उन सब की मुक्ति के लिए वो लोग वहां पर यज्ञ करवाते थे। और ऐसे कहा जाता है, जैसे कि कैसे होता था, समझो मुझे कोई परेशानी है, मैं आपके पास आई हूँ, आप यज्ञ करवाते हो, तो आप मेरे नाम से वो यज्ञ वहां पर करवा दोगे। और आगे जाके जो वो आपने बताया कि उसने कुत्ते को रोटियां खिलाई, तो हम इसे क्रमबद्ध पढ़ेंगे, तब आपको पता चल ही जाएगा कि महायज्ञ के पुरस्कार में किस तरह से उसे महायज्ञ क्यों कहा गया था। ठीक है, अभी शुरू करूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे शुरू करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो ये महायज्ञ का पुरस्कार रहेगा और वो अगले में। फिर मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि ये वाली जो हमारी किताब है, ये वाली किताब ही सिलेबस में है, ध्यान रखिए। इसका नया एडिशन है, वो अभी किसी किसी के पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यही हमारी टेक्स्ट बुक है। आसीन ध्यान रखिए, एवरग्रीन का जो प्रकाशन है उसकी किताब नहीं है हमारे पास, आईसीएसई की साहित्य, और ये इसका, ये भी एवरग्रीन प्रकाशन की है, लेकिन ये छोटी वाली किताब हमारी है। ठीक है, तो इसे ही याद रखिएगा और इसी में से पढ़ना है आपको। नहीं तो होगा क्या, एक आधा कहानी ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में बड़ी परेशानी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामर की जानकारी आपको दे देती हूं मैं। हाँ, मुझे एक और बात बताइए आप, एकांकी संचय किस किस को है यहाँ पर? मिस रायन को है। नहीं, कितने स्टूडेंट्स को एकांकी संचय है, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे? रायन के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? रायन के अलावा कोई प्रवासी का है? पोद्दार, सिल्वर ओक, विजडम हाई? नहीं है। ठीक ये है, सब रायन तो के आप ही है। लोग सब रायन के हैं। ठीक है, मतलब आपको कविता का कोई मसला नहीं है, जिसको भी है उसे एकांकी ही पढ़नी है, बराबर? यस मैम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे, एक एकांकी भी ले लेंगे, जब यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। आदर्श जो है वो प्रवासी के हैं, और आदर्श आपको कविताएं हैं क्या? मैम अब तक पोर्शन में दिया है। नहीं आदर्श, अगर आप प्रवासी से एकेडमी से हैं तो आपको कविताएं हैं। ठीक है, तो आपका कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट। ठीक है,
वो हो जाएगा, लेकिन अभी क्या जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि जो एकांकी वाले बच्चे, एकांकी अभी सभी का है यहाँ पर, तो एकांकी के लिए हम अगले क्लास में एकांकी ले लेंगे, और सिर्फ आदर्श का मसला है। तो वो जब मैं दूसरा प्रवशी का क्लास लूंगी, तब आदर्श मैं आपको मैसेज, सर को बोलूंगी आपको मैसेज करने के लिए, सर आपसे कांटेक्ट करके आपको बता देंगे कि मैं एक कविता का सेशन कब रखने वाली हूँ, तब आप उसे अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। तो आज के लिए मैं ऐसा सोच रही थी, आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, अगले क्लास में हम लोग यहाँ एकांकी लेंगे या फिर इस कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मैम चलेगा। क्या आज हार्ड वर्ड देने वाले हो? हार्डवर्ड्स मैं आपको सिर्फ लिखवाती हूँ, आप बुक से टैली करोगे, चलेगा। यस मैम। बेटा आज बोर्ड नीचे है ना, इसलिए मुझे आज सब गड़बड़ है मेरी आज। ठीक है, चलो हार्डवर्ड देती हूँ मैं, आप लोग लिखिए, ओके। और किताब से टैली करना, अभी किताब मत खोलो, जब हो जाएगा पढ़ के और लिखकर उसके बाद चलिए लिखिए। पहला बोलूं? यस मैम। हाँ मैम। पहला लिखिए कुहराम। कुहराम, क में ऊ की मात्रा, ह रा, कुहराम, लिखा? यस मैम। दूसरा लिखिए करुण। दूसरा लिखिए करुण। उपद्रव। संस्कार। यद्यपि। यद्यपि, य द में डैश द, यपि, यद्यपि, ठीक है। बोलूं अगला? यस बुद्धिमान। मैम। बुद्धिमान 20 हो जाए तो बता दीजिएगा। बुद्धिमान। अबोध। अबोध। अबोध मतलब बेचारा भोला भाला सीधा साधा, अबोध, जैसे कोई ज्ञान न हो उसे कहते हैं अबोध। रुदन। रुदन मतलब रोना। मिस क्रमशः। हाँ जी रेणुका। मैम क्या आप रिपीट कर सकते हो? कहाँ से रिपीट करना है? मैम अबोध की बात करो ना, रिपीट एक बार। मिस 8th वर्ड। हाँ मैम। अबोध के बाद में लिखना है रुदन। रुदन। उसके बाद लिखिए क्रमशः। क्रमशः। क्रम। उसके बाद लिखिए पृथ्वी। उसके बाद लिखिए पृथ्वी। फिर लिखिए आंद्रता। 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 फिर लिखिए अंतस्थल। अंतस्थल। शून्य। अगला लिखिए शून्य। अन्य मनस्क। अगला लिखिए अन्य मनस्क।
लिखा? अन्य मनस्क लिखा? अगला Yes, बताओ। उत्कंठित, उत्कंठित, बहुत उत्साहित होना। उत्कंठित होना मतलब बहुत उत्साहित होना, उत्कंठित। अगला लिखिए, आविष्कार, इन्वेंशन। आविष्कार मतलब कुछ नया बनाना, कुछ नया करना, कुछ नया निर्माण करना, उसे कहते हैं आविष्कार। समवयस्क मतलब हम उम्र, सेम एज के। समवयस्क कितने हो गए शिवांजलि? Miss 70. 70. ओके, ठीक है। लिखा समवयस्क, लिखा आपने? Yes, ma'am. हाँ मैम। ठीक है। अगला देती हूं मैं आपको। खूंटी, खूंटी। खूंटी मतलब क्या होता है? जो घर में कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए जो रहता है उसे कहते हैं खूंटी। ख में उ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ट में ये है खूंटी, ट में की मात्रा टी, खूंटी। खूंटी के बाद लिखिए प्रफुल्ल, प्रफुल्ल। प्रफुल्ल होना मतलब बहुत खुश होना। उसके बाद लिखिए अकस्मात मतलब अचानक, अकस्मात, अकस्मात, आधा स मा तो, अकस्मात। विघ्न, हठ बुद्धि। मिस मिस हो गए। 20 हो गए। हो गए। अब पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 12 तक ढूंढ लेना कि ये शब्द कौन से हैं। आप खुद अपने आप से चेक करके देखिए ईमानदारी से कि आपने कितना आपको लिखते आए वो शब्द। हाँ, और वो अगर गलत भी हो तो उसके आगे सही करके एक बार लिख लेना बेटा, तो प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद रखती हूँ, आशा करती हूँ कि काफी लोगों के काफी शब्द सही निकलेंगे। ठीक है, सारे की सभी ने लिखा था ना? Yes, ma'am. यस मैम। जी, वेरी गुड जी। चेक कर लीजिएगा प्लीज एक बार, पेज नंबर 10 से पेज नंबर 12, ये 10 से 12 के बीच में पेजेस है, उसमें ये शब्द आपको ढूंढने पे मिल जाएंगे। अच्छे से इसको चेक कर लीजिए और चेक करिए कि 1 2 3 कितने आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। हाँ, चलिए ओके, आज के लिए फिर अभी हम लोग क्लास यही खत्म करते हैं। अगले में फिर से नए एकांकी के साथ या नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर का माहौल भी पॉजिटिव बना के रखना है, हेल्दी हेल्दी हैप्पी हैप्पी।